एक स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम करेंगे क्या, हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन हम लेंगे इसमें वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि इनकी ये क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं या इनके आने की पूरी पूरी संभावना होगी। ठीक है, इसलिए ये आपके एग्जाम के मतलब जो भी आपके कंप्यूटर एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये आज का हमारा सेट नंबर 1 होगा। ठीक है, सेट नंबर 1 से हम शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे ही हम 25-25 क्वेश्चन के सेट बनाते चले जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में बताएं, लाइक करेंगे। जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा फिर हम इसको 50 क्वेश्चन तक भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, हर वीडियो में 50 क्वेश्चन भी हम एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन शुरुआत में हम 25 क्वेश्चन से ही करते हैं। दोस्तों वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, जितने भी आपके कंप्यूटर एग्जाम होंगे उनके लिए। तो अगर आप भी किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, ठीक है, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत यानी कि वीटो पावर होती है इनको। ठीक है, वीटो पावर इनको होती है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, वीटो पावर का ये मतलब होता है कि अगर कोई देश, ठीक है, कोई देश अगर सुरक्षा परिषद के अंदर कोई प्रस्ताव लाता है, ठीक है, तो अगर 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी उसको वीटो कर देगा तो वो प्रस्ताव वहीं का वहीं गिर जाएगा। ठीक है, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, इसलिए ठीक है वीटो पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार उपयोग किसने किया, सोवियत संघ ने। ठीक है, सोवियत संघ यानी कि जो अब टूट चुका है सोवियत संघ तो, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, वो है रूस। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार इसका उपयोग किया सोवियत संघ ने। देखिए सुरक्षा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। ठीक है, ये सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग हैं, इनको आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी हमारे इस क्वेश्चन की। इसी प्रकार से हम आगे जितने भी क्वेश्चन देंगे 25 क्वेश्चन सबकी इसी प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन तो एक ही होगा लेकिन उससे जुड़े हुए कितने सारे फैक्ट आपको याद होते चलेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन ना होंगे, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। दोस्तों सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों, वो है भरतनाट्यम। ठीक है, सदीर जो है भरतनाट्यम शैली का प्राचीन नाम है। ऑप्शन, अच्छा ये गलत टाइप हो गया, ये बी है ये सी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए सदीर जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दोस्तों ये फैक्ट है आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला है संतोष यादव। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष यादव वो महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह कर चुकी हैं। जो देखिए एक्सप्लेनेशन है हमारी, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कहाँ है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन थे, तेनजिंग नोरगे थे। ठीक है, जो कि नेपाल के थे। और एडमंड हिलेरी थे, ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, ये दोनों प्रथम पर्वतारोही थे जो कि माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने फतेह किया था। देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जंको तेवई। ठीक है, ये जापान की थी। और भारत की प्रथम महिला कौन थी, वो थी बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। और अगर विश्व की बात करें तो
प्रथम महिला जम्बो तेबेई थी, जो कि जापान की थी। ठीक है। बछेंद्री पाल ने 1984 में एवरेस्ट फतेह की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वांटो मैदान किस देश में है? दोस्तों क्वांटो मैदान किस देश में है? दोस्तों क्वांटो मैदान जो है वो है जापान में। ठीक है, कहाँ पे है? क्वांटो मैदान है जापान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, क्वांटो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है, जो कि जापान में है। ठीक है, जो भारी वर्षा एवं उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ पे चावल, सब्जी, फल की पैदावार होती है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ही जापान के प्रसिद्ध शहर टोक्यो, ओसाका, कोबे, नागोया और हिरोशिमा स्थित है। देखिए, ओसाका जो है ना जापान का शहर है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ नागोया जो है उसको जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए इस क्वेश्चन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रेणुका झील जो है वो हिमाचल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेणुका झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। इससे संबंधित फैक्ट है हमारे। देखिए, रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ठीक है, असम में, इसके अलावा असम जो राज्य जो है उसमें हाफलोंग झील, चंदोवी झील, दीपोर झील स्थित है। ठीक, और सूर्यधार झील का जो लोकार्पण है 2020 में उत्तराखंड में किया गया है। नक्की, पुष्कर, सांबर, रामगढ़ झील, पिछोला झील, ये सब राजस्थान की झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में निम्नलिखित में कौन कौन से नेता शामिल थे? दोस्तों आपको बताना कौन कौन से नेता शामिल थे। मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में। ठीक है, इन तीनों नेताओं का शामिल थे। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1961 में। ठीक है, अप्रैल 1961 में गुटनिरपेक्षता की स्थापना होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्रों के साथ किसी में शामिल न होकर तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। ठीक है, जैसे जब विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध में जो विश्व था दो ध्रुवों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुव राष्ट्र। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे उन्होंने किसी भी गुट में शामिल होने के लिए मना कर दिया था। इसलिए कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है, आपको याद रखना है। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। देखिए, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन। अस्थियों के जोड़ का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। ठीक है, ऑर्थोलॉजी। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ठीक, शारीरिक व्यायाम द्वारा शरीर को तंदुरुस्त एवं स्वस्थ रखने का अध्ययन जो कहलाता है कैलिस्थेनिक्स या कैलिस्थेनिक्स कहलाता है। और स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। ठीक है, देखिए नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी और स्वप्न, नींद में जो स्वप्न आते हैं उसका अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आई थी? दोस्तों कब अस्तित्व में आई थी ये ट्रीटी? ये आई थी 1996 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। CTBT का वर्ष आपको याद रखना है, 1996 में ये अस्तित्व में आई थी। देखिए इससे संबंधित फैक्ट है हमारे। CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो थी वो वर्ष 1966 में अस्तित्व में आई थी। इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था थी इस संधि में। अब तक 183 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए CTBT का संगठन जो है
सीटीबीटी संगठन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना में सीटीबीटी का स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? डाओ डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में स्थित है, ठीक है। तिब्बत में स्थित है क्या? डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित फैक्ट है हमारे। डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। यह हवाई अड्डा चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? सिचुआन प्रांत में। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,411 मीटर। देखिए स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो है कहाँ पे है? ये थाईलैंड में स्थित है। इसके साथ डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन में स्थित है। डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन में स्थित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? दोस्तों ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार जो होता है वो पुष्कर मेले में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे होता है ऊंटों का व्यापार? पुष्कर मेले में। देखिए इससे संबंधित फैक्ट हमारे हैं। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार पुस्तक मेले का हिस्सा है। यह कार्तिक पूर्णिमा के मध्य के समय प्रारंभ होने वाला वार्षिक मेला है। कुंभ मेला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला सम्मेलन है, कुंभ मेला, ठीक है। अभी पीछे ही हमें कुंभ मेला लगा था ना, वही कुंभ मेला जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन होता है। देखिए कुंभ मेला 4 पवित्र तीर्थ स्थलों यानी कि प्रयागराज जो अभी लगा था, ठीक, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, ठीक है। कुंभ मेला 1 जनवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलता है, ठीक है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इन 4 स्थलों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये हर 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू और लिबर्टी जो है, स्टैचू और लिबर्टी कहाँ स्थित है दोस्तों? स्टैचू और लिबर्टी जो है वो स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए यानी कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। फ्रांस जो है, फ्रांस ने ये अमेरिका को उपहार में दी थी, ठीक है। फ्रांस ने ये अमेरिका को दी थी उपहार में। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप स्थित है। इस प्रतिमा का डिजाइन जिन्होंने बनाया था वो थे फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्दी, ठीक है। इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। किसे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। फ्रांस ने इसको अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए इसके फैक्ट है हमारे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके अलावा और भी जो ट्रॉफी हैं वो देखते हैं कौन कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेगा कप, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डोरंडो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप, ये सब हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा लॉरी ओब्रायन कप, ये फुटबॉल से और बास्केटबॉल से, सॉरी, ये बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीमतुल्ला कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप और चड्डा कप, ये किससे हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी हैं। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं क्योंकि इस ट्रॉफी खेलो उससे मिलने वाली जो ट्रॉफियाँ होती हैं उससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है दोस्तों? जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए
जे टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है। किसी क्षेत्र विशेष के गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2019 भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत जे टैग दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत ही जे टैग प्रदान किए जाते हैं। 2004 में सर्वप्रथम जे टैग पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। 2004 में सर्वप्रथम दिया गया था, वो किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। देखिए महाराष्ट्र के जो अल्फोंसा आम है ना, अल्फांसो आम जो है, उनको 2018 में मिला था, 2018 में जे टैग दिया था। और बिहार के मगही पान को भी 2018 में जे टैग दिया गया था। देखिए महाराष्ट्र का अल्फांसो और बिहार का मगही पान, ठीक है, 2018 और 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को, क्या मिला था? जीआई टैग। चलिए अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। MICR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? MICR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित कागजात को प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। MICR तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बैंक के चेक पर बैंक का MICR हस्ताक्षर होता है, जो चेक के असली या नकली होने को पहचान लेता है, का पहचान होता है, ठीक है, उसकी पहचान होता है MICR। इसके अलावा देखते हैं, देखिए दो फैक्ट ये भी हैं हमारे कि IFSC, ठीक, IFSC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? IFSC होता है IFSC कोड। ठीक है, जैसे फ़ौरन से कोई ट्रांजैक्शन करवानी होती है हमें, हमारे अकाउंट में अगर कुछ आना होता है, तो हर बैंक का एक IFSC कोड होता है। ठीक है, वो कोड आपको बताना होता है, उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो पाता है। तो वो उसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, IFSC कोड। इसके बाद IMPS है। ठीक है, IMPS क्या होता है? इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट। ठीक है, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट IMPS का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? दोस्तों आपको बताना है RBI के लोगों में किस जानवर का चित्र शामिल किया गया है दोस्तों, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। RBI के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र शामिल किया गया है। देखिए रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र लिया गया RBI के लोगों में। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अब तो याद रखना कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। ठीक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको याद रखना है इसकी डेट। ठीक है, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी, आपको याद रखनी है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI के लोगों में ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है। ठीक है, ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है किसमें? RBI के लोगों में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी N नारायण मूर्ति जी के द्वारा। ठीक है, N नारायण मूर्ति के द्वारा बुक लिखी गई थी, उसका नाम था अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित फैक्ट है हमारे, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड ये लिखी गई थी N नारायण मूर्ति जी के द्वारा। ठीक है, कौन है N नारायण मूर्ति जी? ये हैं इन्फोसिस के संस्थापक। ठीक है, इन्फोसिस के संस्थापक हैं। इनके अलावा राजीव सीकरी द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम है चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी जरी फिकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब देख सकते हैं इसी क्या प्रोनाउंसिएशन होंगे, उच्चारण किस प्रकार करेंगे। इसके अलावा अजीम प्रेम जी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। ठीक है, इसके लेखक कौन है? संदीप खन्ना और वरुण सूद। ठीक है, अब देख सकते हैं इन पुस्तकों का उच्चारण आप करेंगे, देख सकते हैं। और ये अब बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड की पुस्तक नारायण मूर्ति जी ने लिखी थी, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हम उसको कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले
देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 को अपनाया गया। ठीक है, एजेंडा 21 प्रथम सम्मेलन में ही अपना लिया गया था। प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन, देखिए प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन जो है वो 7 से 8 फरवरी 2019 को जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। दोस्तों ये अर्थ समिट इन पृथ्वी शिखर सम्मेलन संबंधी ये फैक्ट है आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों ये खोज की थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे? वो थे वास्को डी गामा। देखिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा जो थे वो कब आए थे भारत? ये आए थे 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। कहाँ आया था ये? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशांतरीप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ये भी आया था। ठीक है, जो कि इटली का समुद्री यात्री था। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी नॉर्वे के अमुंडसेन ने। ठीक है, नॉर्वे के अमुंडसेन ने इसकी खोज की। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन और इसके ऑप्शन से संबंधित ये फैक्ट है। ठीक है, तभी इनको इसमें शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बता चुका हूँ आपको पहले। इसका मुख्यालय याद रखना है आपको। ठीक है, आरबीआई का हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई को बैंकों को बैंक कहा जाता है, हम देख चुके हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना। 1949 को ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लोकसभा की प्रथम महासचिव कौन थी? दोस्तों लोकसभा की प्रथम महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव जी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम महासचिव लोकसभा की थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों सुषमा स्वराज। ठीक है, अमृता प्रीतम जो थी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम महिलाओं से फैक्ट हमने इसमें देखे हैं। मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की मीरा कुमार, और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? वायलेट आलवा। ठीक है, प्रथम महिला उपसभापति वायलेट आलवा थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, देखिए केंद्र में मंत्री जो बनी थी सबसे पहली जो थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। और यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बेथियो। ठीक है, रोज मिलियन बेथियो जो थी वो यूपीएससी की प्रथम महिला थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों मरने के बाद मरणोपरांत जिनको भारत रत्न दिया गया था वो कौन थे? दोस्तों वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में ही
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी तीनों को मरणोपरांत ही दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है ये फैक्ट कि सबसे पहली बार कब दिए गए थे, 1954 में प्रदान किए गए थे भारत रत्न, यानी इनकी शुरुआत जो हुई थी देने की 1954 से शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, ये श्री श्री रविशंकर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। श्री श्री रविशंकर जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसके फैक्ट देगा, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। दोस्तों इस संबंधित जो फैक्ट है हमारे वो हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक तो श्री श्री रविशंकर थे। ठीक है, श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह संस्था 152 देशों में स्थापित है। स्वामी सहजानंद जो थे वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे स्वामी सहजानंद। तो ये फैक्ट है आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। देखिए अगला प्रश्न है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या हॉकी। दोस्तों साजन प्रकाश जो है वो तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साजन प्रकाश तैराकी से संबंध है और साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। ठीक है, साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। साजन प्रकाश भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं। इनके अलावा देखते हैं मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह, ये भारतीय मुक्केबाज हैं दोनों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे संबंधित आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़ा है। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। यह पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, यह दिया गया था देविका रानी रोरिक। ये आपको याद रखना है फैक्ट। ठीक है, सर्वप्रथम ये दिया गया था देविका रानी रोरिक जी को दिया गया था सबसे पहले। तो दोस्तों ये संबंधित फैक्ट थे इस क्वेश्चन से, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि हमारे 25वां क्वेश्चन आखिरी प्रश्न होगा, पायली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है। दोस्तों पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है पीटी उषा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीटी उषा जी थी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। देखिए पायली एक्सप्रेस, पीटी उषा आपको याद रखना है। पीटी उषा भारतीय एक एथलीट है। ठीक है, हिमा दास असम की रहने वाली हैं जिनको डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज भी एक एथलीट हैं, ये केरल राज्य से रहने वाली हैं। और इसके अलावा ललिता बाबर जो है वो भारत की लंबी दूरी की धावक है। ठीक है, आपको याद रखना पायली एक्सप्रेस, पीटी उषा, हिमा दास, डिंग एक्सप्रेस। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित ये फैक्ट है आपको याद रखने हैं। दोस्तों ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में देखे 25 क्वेश्चन। ठीक है, पहला वीडियो था हमारा, इसके आज हमने 25 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही वो अलग अलग सेट में, जैसे आज सेट 1 था, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इससे करते करते इस चीज़ को जारी रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन डालें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF है, ठीक है, उसको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला था। अगर नए वीडियो में एक नया सेट फिर लेके आपके सामने हाजिर होंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।